राइट। ये आज का जो लेक्चर है फिर से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का ही है, और कल मैंने इसके काफ़ी पार्ट को किया हुआ है, और आज मैं इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको समझ में भी आएगा। आप ध्यान से बस देखिए केवल और समझिए। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन लोग देंगे कौन लोग नहीं देंगे, कल डिस्कशन में आया था कि कार्बन डबल बॉन्ड में आप प्रत्येक कार्बन को 1 बाय 1 चेक करिए। अगर कहीं पर भी ऐसी स्थिति आती है कि एक कार्बन से 2 लोग सेम हो जाते हैं तब तो वो नहीं देगा, और अगर नहीं आती तब वो देगा। और अगर C2A2B2 टाइप का है स्ट्रक्चर कि दो ग्रुप अगर सेम हैं तब तो सिस ट्रांस नाम में आएगा। और हमने डिस्कस भी किया था कि जैसे ये सिस 2 ब्यूटीन है और ये आपकी ट्रांस 2 ब्यूटीन है। ट्रांस का मतलब क्या है कि अपोजिट है, सिस का मतलब सेम साइड में, हमने कल डिस्कस किया था। इसके एक एग्जांपल को और हमने आज आपके लिए दे दिया है कि ये सिस फॉर्म है, कंपाउंड है 1,2-डाइक्लोरोईथीन। ये 1,2-डाइक्लोरोईथीन है, लेकिन ये ट्रांस फॉर्म है और ये आपके सिस। ये हमने कल आपको डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी। आज के लेक्चर में हम ये बताएंगे कि अगर आपके पास C2A2B2 टाइप का स्ट्रक्चर नहीं है, अगर आपके पास C2ABCD है, मीन्स कि चारों ग्रुप अलग अलग हैं, तब फिर क्या होगा? तब नाम सिस ट्रांस नहीं आएगा, ये ध्यान रखिए। तब क्या आएगा नाम? तब नाम आएगा E एंड Z। अब सवाल है कि E एंड Z को कैसे हम डिसाइड करेंगे, कैसे हम कन्फिगरेट करेंगे कि हमारा E है या Z है। और ये जो आइसोमर्स हैं ये कन्फिगुरेशनल आइसोमर्स हैं। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो हैं ये बड़े स्टेबल हैं रूम टेम्परेचर पे, और ये कन्फिगुरेशनल आइसोमर्स हैं। जनरली कन्फर्मेशन और कन्फिगुरेशन में एक माइनर लाइन है कि लाइफ टाइम अगर ज़्यादा है, एनर्जी बैरियर अगर ज़्यादा है एक लेवल से, और वो आइसोलेबल हैं, तब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं जनरली। तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर स्ट्रक्चर हमारा जिसमें कि चारों ही ग्रुप अलग अलग हैं, और तब फिर हम लोग नाम कैसे लेंगे। हमने अभी आपको बताया है कि उनका नामकरण जो होगा वो E और Z के रूप में होगा, और E Z को कैसे हम डिसाइड करेंगे उसके लिए आप देखिए। ये जैसे सपोज एक एग्जांपल के साथ मैं बात कर रहा हूँ कि आपके पास यहाँ पे H है, यहाँ पे आपके CH3 है, यहाँ पे आपको Cl है, यहाँ पे आपको Br है। ये कंपाउंड पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा डजंट मैटर। यहाँ पे हाइपोथेटिकल एक कंपाउंड है बस, ये नहीं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है नहीं मिल सकता, लेकिन आपको यहाँ देखना है कि नाम कैसे लिखेंगे। ये चारों ग्रुप देखिए आप अलग अलग हैं, इसलिए नाम में निश्चित रूप से सिस ट्रांस नहीं आएगा, ये तो क्लियर है। तब क्या आएगा? तब E और Z नाम आएगा। E और Z जो है ये है, E कैपिटल है और नामक्लेचर में ये Z है। ये नॉन इंग्लिश वर्ड है, Z से ज्वेस्टर है, ज्वेस्टर मीन्स से, उसी तरह E का भी मतलब है अपोजिट है। तो यह क्या करेंगे, पहले आप टेक्निकली इसको जाने कि क्या करेंगे। आप हर एक कार्बन से 1 बाय 1 जो एक दोनों ग्रुप लगे हुए हैं इनकी प्रायोरिटी को डिसाइड करिए। कैसे प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे? उसके लिए रूल है, रूल बना हुआ है क्या कि प्रायोरिटी डिसाइड करते समय न तो उनकी साइज का मतलब है, न तो उनके एटॉमिक वेट का मतलब है, केवल कार्बन से जो पहला एटम जुड़ा हुआ है उसका एटॉमिक नंबर डिसाइड करेगा। जैसे इस कार्बन से C जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से H जुड़ा हुआ है, इनके एटॉमिक नंबर डिसाइड करेंगे। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसकी प्रायोरिटी कम होगी। प्रायोरिटी को हिंदी में क्रमबद्धता कहते हैं, लेकिन ज़्यादा क्लिष्ट हो जाएगा, आप इंग्लिश में ही वर्डों को सीखिए। ये कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता है, सिंपल है, 6 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ये आपको पता है। तो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होगी? निश्चित रूप से प्रायोरिटी ज़्यादा होगी इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। किन में? इनमें और इनमें, इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब जब इनकी प्रायोरिटी डिसाइड हो गई तब फिर आप दूसरे कार्बन पे आइए, फिर वही काम करिए। अब आप देखिए कि इनसे Cl जुड़ा हुआ, इनसे Br जुड़ा हुआ है। Cl का एटॉमिक नंबर 17 है, Br का 35 है। हो सकता है आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता हो, लेकिन इतना तो आपको पता है कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, स्टेटीन है, इतना तो पता है। कुछ नहीं पता तब तो फिर केमिस्ट्री छोड़नी पड़ जाएगी आपको,
इतना तो पता है आपको कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो कम है और ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, ये तो है पता। तब इनमें प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होगी? निश्चित रूप से जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। जब एक बार प्रायोरिटी डिसाइड हो गई तब अगला काम शुरू होगा कि अगर ज़्यादा प्रायोरिटी वाले या कम प्रायोरिटी वाले, लैंग्वेज केवल अलग है, मतलब एक ही है, अगर ज़्यादा प्रायोरिटी वाले या कम प्रायोरिटी वाले, जो भी दिमाग में आप रख लें, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड में है तब तो कॉन्फ़िगरेशन Z है, और अगर अपोजिट है तो वो क्या है? E है। तो आप देख ही रहे हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये आपका E फॉर्म है, E फॉर्म। और अगर इसको हम रोटेट कर दें तो आप देखेंगे कि C डबल बॉन्ड C, और ये आपका H है, ये CH3 है, और ये आपका यहाँ पे Cl है, यहाँ Br है। यहाँ पे जो प्रायोरिटी है ये आप देख रहे हैं कि जो ज़्यादा प्रायोरिटी के लोग हैं वो या कम प्रायोरिटी के जो लोग हैं सेम साइड में हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाएगा? Z कहलाएगा। तो अगर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है कहीं एग्ज़ाम में, मिलेगा ही मिलेगा, और आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में या थ्योरेटिकल में कहीं पर भी नॉलेज होनी चाहिए, तो आप बता सकते हैं बड़े इजीली कि कौन E है और कौन Z है। अब प्रायोरिटी डिसाइड करने में आप देखेंगे कि मान लीजिए कि पहले एटम से प्रायोरिटी डिसाइड नहीं हो पा रही है, नहीं हो पा रही का मतलब कि दोनों तरफ सेम एटॉमिक नंबर है, तब क्या करें? तब आगे बढ़ेंगे, तब उसमें जो जिसकी ज़्यादा होगी उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। अगर दूसरा एटम भी सेम है तो फिर तीसरे की तरफ चलेंगे, फिर चौथे की तरफ चलेंगे। आप कहेंगे अगर मान लीजिए डिसाइड नहीं हो पा रही है, इसका मतलब दोनों सेम है, सेम है, तब तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही नहीं होगा ना, तब तो बात खत्म हो जाएगी। सेम तो नहीं होगा तभी ज्योमेट्रिकल होगा, अगर वही होगा नहीं तो कहीं ना कहीं तो डिफरेंस आएगा। तो आप अगर फर्स्ट एटम से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो सेकंड एटम की तरफ आइए और सेकंड एटम की तरफ फिर डिसाइड हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहूँगा, मान लीजिए कि आपके पास ये है, यहाँ OH, यहाँ पे Cl लगा है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 CH3। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देगा क्योंकि दोनों ही अलग अलग हैं दोनों जगह। अब आप प्रायोरिटी डिसाइड करना है, यहाँ पे आपके पास O है, इतना बड़ा ग्रुप है, ये अकेला एटम है। हमने पहले ही कहा है कि उसकी साइज से, उसके एटॉमिक वेट से, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आप पहले एटम को देखिए, C से ऑक्सीजन जुड़ा है जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो निश्चित रूप से प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है? इसकी ज़्यादा है। इनमें आप अब आइए, जो मैं अभी समझाना चाह रहा हूँ कि कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है, आगे बढ़ेंगे तो हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ा है, फिर हाइड्रोजन जुड़ा है, फिर हाइड्रोजन जुड़ा है, फिर हाइड्रोजन जुड़ा है, लेकिन यहाँ कार्बन जुड़ा है। तो निश्चित रूप से अब प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होगी? इसकी ज़्यादा होगी। और जब ज़्यादा प्रायोरिटी वाले सेम साइड हो गए तब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? निश्चित रूप से इज़ वेरी इजी, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? Z होगा। तो आपको बड़ा आसान है कि EZ को कैसे हम डिसाइड करें कि कब E है कब Z है। आगे चल के कंपटीशंस में मान लीजिए कि एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा है, एक तरफ ड्यूटेरियम जुड़ा हुआ है, तो नेचुरल है कि एटॉमिक नंबर सेम होके एटॉमिक वेट उनका ज़्यादा है तो ड्यूटेरियम की प्रायोरिटी ज़्यादा है। इसी तरह से आगे चल के प्रायोरिटी में आप देखेंगे कि कार्बन डबल बॉन्ड O अगर कहीं है और कार्बन सिंगल बॉन्ड O है तो निश्चित रूप से कार्बन डबल बॉन्ड O की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, सिंगल बॉन्ड की प्रायोरिटी क्या होगी? वो कम होगी। तो इट इज़ वेरी इजी, आप आसानी से E और Z को क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं, असाइन कर सकते हैं कि हमारा कंपाउंड कैसा है। अब एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा मैं देता जाऊँ, 5 कापी एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ, 500 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई कहे मैं 700 एग्जाम्पल दे, मीनिंगलेस है। अगर आपको फंडामेंटली समझ में आ गया है तो एग्जाम्पल कितने भी हों, इट इज़ वेरी इजी। आप आसानी के साथ क्या करें? आप अपने कंपाउंड को देखें, अगर इस तरह का है कि सभी ग्रुप अलग अलग हैं तो उनकी प्रायोरिटी डिसाइड करें और उसके बाद आप इसको आसानी से कॉन्फ़िगरेट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई कन्फ्यूजन आपको होगा इसमें, तो इट इज़ वेरी इजी।
जो दूसरी चीज़ है कि आपके कोर्स में और अप टू कंपटीशन के कोर्स में आपके पास एक तो अल्कीन है डिसाइड करने के लिए, दूसरा है ऑक्साइन। सवाल है कि ऑक्साइन है क्या? ऑक्साइन जो है वो किस तरह का कंपाउंड है, ये आप पढ़ेंगे आगे चल के, एल्डिहाइड कीटोन ये सब पढ़ेंगे कि जब एल्डिहाइड कीटोन में ये सपोज जैसे RC डबल बॉन्ड हो, एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, इसमें जब आप हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये हाइड्रोक्सिल अमीन है, नाइट्रोजन के तमाम कंपाउंड है, NH3 अमोनिया है, उसी तरह ये हाइड्रोक्सिल अमीन है। हाइड्रोक्सिल अमीन को जब एल्डिहाइड के साथ आप गर्म करते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और आपको जो कंपाउंड मिलता है उसका नाम है ऑक्साइन। नो, दिस इज कॉल्ड ऑक्साइन, जो क्लास है ऑक्साइन में। एल्डिहाइड के साथ अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो ये एल्डो ऑक्साइन है, और कीटोन के साथ अगर हो रहा है तो ये कीटो ऑक्साइन। कीटोन के साथ ये जो H है ये बदल के क्या हो जाएगा, R डैश हो जाएगा, और यहाँ तक फिर क्या हो जाएगा, यहाँ R डैश हो जाएगा, तब ये कीटो ऑक्साइन कहलाएगा। इनमें भी चूंकि ये डबल बॉन्ड है इसलिए फ्री रोटेशन नहीं होगा। रोटेशन कैसा होगा, हिंडर्ड होगा, रिस्ट्रिक्टेड होगा, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देंगे। तो ऑक्साइन आर आल्सो एबल टू गिव द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, लेकिन वही कंडीशन कि अगर ये दोनों ग्रुप सेम है तो नहीं देंगे, ये दोनों ग्रुप जब अलग अलग हैं तभी ये देंगे। यहाँ क्या है, यहाँ अगर आप देखें 3 बॉन्ड हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपके पास लोन पेयर है जो कि दिखाई नहीं पड़ रहा था। लोन पेयर की भी अपनी एक साइज है, बहुत सारे पेपर्स आपको मिलेंगे कि लोन पेयर की अपनी एक साइज। अब इसमें जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देगा ये, वो सिस ट्रांस नहीं कहलाएगा, वो ईजेड नहीं कहलाएगा, तब वो क्या कहलाएगा, उसका नामकरण सिन और एंटी के रूप में होगा। सिन और एंटी जो है वो कुछ इस तरह से, अगर आप ध्यान से देखें कि सी, एक एग्जाम्पल के साथ मैं देखूं आपके, N है, OH है, सपोज यहाँ CH3 है, यहाँ पे CH2 CH3 है। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि चाहे आप OH के साथ याद रख लीजिए या आप लोन पेयर के साथ आप याद कर लीजिए, जैसा आपको सूट करे। लोन पेयर और बड़ा वाला ग्रुप दोनों आर में से एक की साइज बड़ी होगी, एक की साइज छोटी होगी। लोन पेयर और बड़ा वाला ग्रुप, ये आपको याद करना है। अगर याद भूल गया तो फिर तर्क नहीं लग पाएगा, है ना। अगर आप भूल गए कि हुमायूं के पिता का नाम क्या है तो अब क्वेश्चन नहीं होगा कि हुमायूं के पिता का नाम बाबर क्यों है और अकबर क्यों नहीं है, ये नहीं हो पाएगा, फिर आप गड़बड़ा जाएंगे। ये याद करना है आपको कि लोन पेयर के साथ बड़ा वाला ग्रुप या तो आप याद कर लीजिए OH के साथ छोटा वाला ग्रुप, अगर सेम साइड में है तब ये सिन कहलाएगा, SYN, और इसके नीचे एक पाई होगी, इटैलिक है ये पाई करना, लाइन खींचना जरूरी है। या तो लाइन खींचिए या तो इटैलिक में लिखिए, मतलब थोड़ा तिरछा लिखिए, या फिर बोल्ड में लिखिए, तीनों नोटेशन है। आप टाइपिंग में जाएंगे तीनों नोटेशन मिलेंगे, ये सिन फॉर्म कहलाएगा। और अगर यही अपोजिट है तो ये क्या कहलाएगा, एंटी फॉर्म कहलाएगा। ये C डबल बॉन्ड N, सपोज ये OH, ये आपका C2H5, ये आपका CH3। ये लोन पे लिखा रहे या ना लिखा रहे आपको पता है। अब आप देखिए कि ये हमारा जो OH है ये हमारे बड़े वाले ग्रुप के साथ है, तभी कौन सा फॉर्म कहलाएगा, एंटी। एंटी मतलब अपोजिट है। अब इसके एग्जाम्पल्स हम बढ़ाते जाएं, मीनिंगलेस है, आप इसको समझ लीजिए ध्यान से कि कार्बन से जुड़े हुए दोनों R
और एन से जुड़ा हुआ OH है तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्जाइम। ऑक्जाइम में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलेगा, राइट। अब आपको देखना है कि वो सिन है कि एंटी है। उसके लिए बहुत आसान है, एन से जुड़े हुए OH को आप छोटे वाले r के साथ देखिए। अगर सेम साइड में है तब कॉन्फ़िगरेशन सिन कहलाएगा, अगर अपोजिट है तो क्या कहलाएगा? एंटी कहलाएगा। तो ये भी आपके कोर्स में आसानी से आप बता सकते हैं। और तीसरे तरह का जो कंपाउंड है वो है, आपने पढ़ा कि सिंगल बॉन्ड जो है वो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं देते हैं, लेकिन उसमें डिफिनीशन में आपने एक चीज़ कल पढ़ा था कि रोटेशन अगर रिस्ट्रिक्टेड है, अगर वो फ्री नहीं है, तब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देगा। और इसीलिए एक कंपाउंड और आपके साथ जोड़ता है, उसका नाम है क्या? साइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक मीन्स एलिफेटिक है, साइक्लिक है। जैसे ये कंपाउंड्स में दिखाऊं कि ये कंपाउंड है मान लीजिए, और इसमें ये आपके पास H है, ये OH है, ये आपके पास H है और ये OH है। नाम बहुत आसान है, साइक्लो नाम में आएगा। 6 कार्बन है तो हेक्स आएगा, और ऑल है तो ऑल आएगा, डाइऑल है तो डाइऑल आएगा, 1-2 के बीच में है तो 1-2 आएगा, है ना। 1-2 के बीच में है तो ये 1-2 आएगा। ये क्या नाम होगा इसका? साइक्लो 1-2, है ना, हेक्सेन डाइऑल, हेक्सेन डाइऑल। अब इसका रोटेशन अगर आप देखें, अगर आपके पास साइकिल है, पूरा बंद है, सिंगल बॉन्ड है तब तो ठीक है, ओके, फ्री है। लेकिन अगर ये चारों तरफ से बंधा हुआ है, तब क्या इस बॉन्ड को या किसी बॉन्ड को आप फ्रीली रोटेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। केवल आप इसे जिगजैग कर सकते हैं, अदरवाइज टूट जाएगा। ये टूटने के बाद फ्री होगा। इट मीन्स कि ये जो रोटेशन होगा ये रिस्ट्रिक्टेड होगा, ये हिंडर्ड होगा। और जब हिंडर्ड रोटेशन होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलेगा आपको। और फिर वही डिफिनीशन कि अगर दोनों ग्रुप सेम साइड में है, स्ट्रक्चर A2B2 टाइप का है तो सिस ट्रांस आएगा, चारों ग्रुप अलग अलग आएंगे तो EZ आएगा। तो हम इसको कह सकते हैं ये कौन सा फॉर्म है? सिस फॉर्म है, क्योंकि दोनों ग्रुप सेम साइड में है। और यही ट्रांस हो जाएगा अगर आपका कुछ इस तरह से हो जाए स्ट्रक्चर, H है, OH है, OH है, तो ये ट्रांस हो जाएगा। और अगर चारों ग्रुप अलग अलग हैं तो EZ हो जाएगा। तो बाकी सब कुछ तो आपको पता है। इट मीन्स कि साइक्लो कंपाउंड भी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दे सकता, देगा ही या नहीं। क्यों देगा? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अगर आपके पास ये दोनों ग्रुप सेम आ गए तो नहीं देगा, तो दे सकता है। एक संभावना है कि साइक्लो कंपाउंड भी इवन देन सिंगल बॉन्ड होने के बाद भी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है तो दे सकता है। तो आपको 3 तरह के कंपाउंड को आपने जाना है कि अल्कीन, दूसरा ऑक्जाइन, और तीसरा साइक्लिक कंपाउंड अगर है, सिंगल बॉन्डेड है, इवन देन वो क्या दे सकता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दे सकता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आने लग जाएंगे आगे चल के कि किसका डाइपोल मोमेंट कम होगा, किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, कौन कम स्टेबल होगा, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अलग अलग लेक्चर्स में जब आप डाइपोल मोमेंट पढ़ते हैं, बाकी चीज़ें पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आता है, वो आएगा। कुछ और एग्जाम्पल आपके साथ साझा करें जो बड़े कॉमन हैं। एक एसिड है, इसको हम मैलेइक एसिड कहते हैं। मैलेइक, ये कॉमन नेम है मैलेइक एसिड। मैलोनिक नहीं, मैलेइक एसिड। मैलोनिक अलग है। मैलोनिक जो है वो सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन ये मैलेइक, ये अनसैचुरेटेड 1-2 अनसैचुरेटेड आपकी एसिड है। सवाल है कि मैलेइक एसिड किस फॉर्म में मौजूद है? ये सिस फॉर्म में मौजूद है। और दूसरी जो एसिड है वो फ्यूमेरिक एसिड कहलाती है। इसी का ट्रांसफॉर्म जो है
इसका कॉमन नेम जो है वो अलग हो जाता है। ये कहलाता है फ्यूमेरिक एसिड। ये कौन सा फॉर्म है? इसी का कॉमन नेम IUPAC तो सेम है, तो ट्रांसफॉर्म है। इसमें बहुत बार पूछते हैं कि इसको कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि कौन सा सिस कौन सा ट्रांस, आगे तमाम तरह के क्वेश्चंस में कि अगर इसको हम गर्म करें, इसको गर्म कर दें तो ये दोनों ग्रुप सेम साइड में होने के कारण आसानी से गर्म करते ही एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और बनता है एनहाइड्राइड। तो मैलेइक एसिड आफ्टर हीटिंग गिव्स मैलेइक एनहाइड्राइड। लेकिन आप फ्यूमरिक एसिड को अगर गर्म करें तो ये ग्रुप दूर दूर होने के कारण आप देखेंगे कि फ्यूमरिक एसिड आफ्टर हीटिंग डज नॉट गिव एनी एनहाइड्राइड, बट मैलेइक एसिड गिव्स एनहाइड्राइड। इसी तरह से 1,2 जो डाइक्लोरो हम लोगों ने अभी इथीन की बात किए हैं, तो ट्रांसफॉर्म है, तब क्या उसका डाइपोल मोमेंट आएगा? 0 आएगा, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। सिस है तो कुछ आएगा। तो बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी आल्सो डिपेंड्स ऑन द कन्फिगुरेशन, कन्फिगुरेशनल असाइनमेंट इसको बोलते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये दवा में, मेडिसिन में लोग पूछते हैं कि आप इतना रिसर्च कर रहे हैं, ये सब जान रहे हैं, क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा यही है कि कन्फर्मेशन और कन्फिगुरेशन का इतना बड़ा प्रभाव है। आगे चल के आपको तमाम कंपाउंड मिलेंगे कि केमिकल फार्मूला सेम है, सब सेम है। स्पेस में एक ग्रुप दाहिने लग गया है तो पता लगा उस दवाई को खा के आप घोड़े जैसा दौड़ रहे हैं, और उसी को बाएं लगा दिए है तो आप सो रहे हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक, कन्फिगुरेशन एंड कन्फर्मेशन। they decides the biological property also, medicinal property also, इसलिए the topic is very important, no doubt। ये बेसिक है, आगे चल के दुनिया भर की स्पेक्ट्रोस्कोपी इसमें जुड़ जाएगी। IR, NMR जो भी पढ़ेंगे सब में ये सब आएगा आपको। अगर आपको फंडामेंटल नॉलेज ये नहीं है तो आप कतई स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं समझ सकते हैं। इसलिए आग्रह है, एग्जाम के लिए पढ़िए, आगे के कैरियर के लिए भी इसको पढ़िए। पास तो आप हो ही जाएंगे, लेकिन साथ साथ यू गेट ए लॉट ऑफ नॉलेज। अगर आपको आगे माइलस्टोन बनना है केमिस्ट्री में तो आपको गुजरना होगा इसके साथ, और इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको मेरी वीडियो में मेरे साथ बने रहना है। थैंक यू।